होगी, गांव का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा और राज्य में जो पलायन, जो दंश बन गया था, ये पलायन रुकेगा। दुर्भाग्य देखिए, राज्य बनने के बाद हमारी जनसंख्या घटी है। आपको ये बात सुनकर बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि उत्तराखंड की जनसंख्या घटी है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था और उस दौर पे हम गीत गाया करते थे, 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और आज 10 पर्वतीय जनपद के अंदर जनसंख्या 48 लाख रह गई और उसमें भी 12, 13, 14 लाख ऐसे हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून के अंदर जो जनसंख्या विस्फोट हुआ वो उस आपसे छुपा नहीं है। 64 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के लगभग यहाँ जनसंख्या हो चुकी है। कौन वो लोग हैं? अगर इस पर मूल में अगर आप जाओगे तो इसका संक्षिप्त अर्थ यह है कि जब हम अपने घर में 5 बच्चों को पालने की स्थिति में नहीं है तो अगर 50 बच्चे किसी घर में आ जाएंगे तो उनके लिए कहाँ से निजाम जुड़ेगा। आज उसके कारण ये सरकारें जो आंकड़े हमारे सामने पेश कर रही है वो चिंतनीय आंकड़े हैं। सरकार बार बार कहती है कि उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब ये राज्य चला था तो 2,500-3 हजार करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी और 1700 करोड़ का इस पर कर्जा भी था और आज ये राज्य लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज में ये डूब चुका है और कर्मचारियों का ढांचा जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था वो ढांचा नहीं बढ़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से सवाल करते हैं हम हर मंच पर कि आखिर जब यहाँ सरकार के पास कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार ये आखिर जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट करा किसके लिए रही है? अगर आप इसके मूल में जाएंगे तो सत्ता में बैठे सत्ताधीश केवल और केवल चुनावी गणित को मैनेज करने के लिए यहाँ जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, केंद्र प्रकारेण सत्ता और सत्ता के नजदीक जाकर सत्ता को भोगना। मगर अगर इसके मूल में जाए तो राज्य सीमांत क्षेत्र है, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से वंचित है, उसको ये तमाम सुविधाएं देने का काम सत्ताओं का है। यदि आप सत्ताओं से इस विषय पर बात करोगे तो फिर वो दिखता है कि उपनल के माध्यम से ये करीबन 45-40 हजार लोगों को भर्ती कर दो, बार उनको नौकरियों से बाहर निकालो। और ये तब है जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए सत्ताएं चुन रहे हैं, तब हमारा ये शोषण हो रहा है। जबकि किसी भी राज्य का जब गठन होता है तो कर्मचारियों का ढांचा होता है। उदाहरण के तौर में आप ही का विभाग है, वह डायरेक्टर होगा तो उसका पीए भी होगा, क्लर्क भी होगा और कम से कम अगर यहाँ पर 500 कर्मचारियों का ढांचा था तो जिस दिन ये राज्य बना उस दिन 500 कर्मचारी यहाँ पर नियमित हो जाने चाहिए। और अगर 500 कर्मचारी नियमित हो जाते तो लगभग 1 लाख नौजवान बच्चों का जो है यहाँ से सेवा देकर पास आउट हो चुका होता, यानी कि दूसरी पीढ़ी हमारी यहाँ पर नौकरी कर रही होती। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि इन बेईमान सरकारों ने 25 साल हमारे नौजवान बच्चों के रोजगार पर डाका डाला है। केंद्र सरकार से जो कर्मचारियों का ढांचा पास होता है, यहाँ पर तमाम लोग कंप्यूटर वगैरह चलाने वाले हैं, आपको मैं जानकारी दे दूँ, जो कर्मचारियों का ढांचा अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 1 लाख कर्मचारियों का ढांचा होना चाहिए था नियमित, तो 1 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस, उनका तमाम वित्तीय वो केंद्र से हमको मिलता ही मिलता है। राज्य सरकार के लिए मैंडेटरी है वो अपने कर्मचारियों का ढांचा बिल्कुल नियमित करके रखे ताकि व्यवस्थाएं चलती रहें। मगर दुर्भाग्य देखिए, एक दरोगा, एक सिपाही, उसके ऊपर 1000 आदमी, वो बेचारा चौक संभाले, ट्रैफिक संभाले, मृत्यु देखे या फिर वो दंगे ठीक करे या किसी आंदोलन को सही तरीके से चलाए। कहने का मतलब कर्मचारियों में जब पुलिस वालों का ढांचा पूरा नहीं होगा तो फिर आपके देहरादून में सरेआम मर्डर आप रोज देख रहे हो, डकैती रोज देख रहे हो और आपका एसपी लाचार। वैसे ही विभागों में है कि तमाम विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण आप जाओ, एक पटवारी 5 जगह का प्रभार, अरे भैया फिर मूल निवास कहाँ बनेंगे, कहाँ उसका बेचारे की व्यवस्था देख पाएगा। ये कर्मचारियों का ढांचा कम करने के पीछे लॉजिकल जो बात है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है जो आपके साथ हो रहा है। जितना कर्मचारियों का ढांचा कम होगा उतना सरकार की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने वालों की संख्या ज्यादा होगी और उसका समाधान ना के बराबर होगा। मैं अभी
में गया हूं, एक उत्तराखंड के मूल निवासी की जमीन पर किसी ने कब्जा करके बेच दिया, उसका म्यूटेशन भी हो गया। और जब उस व्यक्ति को पता लगा कि मेरी जमीन उस पर किसी ने कब्जा करके बेच दिया, मकान बन गया, और जब वो अपनी जमीन के लिए एसडीएम ऑफिस में गया तो आपको यकीन नहीं होगा 2 दिन जेल चला गया। क्योंकि जो पीड़ित होता है वो जोर से बोलता है, और एसडीएम के पास उसने जोर से बोला कि आप हमारे नौकर हो, उस पर 151 का चालान काटा, जेल भेज दिया, 2 दिन कोर्ट वाले। आज वो आरटीआई से कागज इकट्ठे कर रहा है, फुटबॉल बना रखा पटवारी ने भी, तहसीलदार ने भी, एसडीएम ने भी। कहने का मतलब है या तो बच्चे पाल लें, नौकरी से छुट्टी लेके आएगा तो प्राइवेट नौकरी से बाहर जाएगा, और अगर अपनी जमीन छोड़ता है तो जमीन से गया। ये स्थितियां उत्तराखंड के अंदर इन सरकारों ने इसलिए कर दी है क्योंकि कर्मचारियों का ढांचा नहीं है। ढांचा होता तो इन व्यवस्थाओं को ठीक करना होता। आज पूरे राज्य में मूल निवास और भू कानून की जो बात हो रही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ का व्यक्ति इन 22-23 सालों के बाद जाग गया, या गुरुकुल नाटन के लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब मूल निवास बहुत जरूरी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप नौकरी करते हो तो आपकी जमीन सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, सरकार आपकी जमीनें बेच रही है। और बहुत आए पहाड़ी लोगों का जब सब कुछ लुट गया, तब लोगों के मन में आया कि उत्तराखंड क्रांति के बैनर से पहले भू कानून की आवाज को उठाना चाहिए। मूल निवास 1950 इसलिए कह रहे हैं कि जब मूल निवास होगा तो आपको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, जमीन में प्राथमिकता मिलेगी, बिजनेस में प्राथमिकता मिलेगी, उद्योग खड़े करने में प्राथमिकता मिलेगी। नहीं चाहती है सरकार के यहाँ के मूल निवासियों को लाभ मिले। जब हम यहाँ के मूल निवासियों की बात करते हैं तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी, ये कहते हैं तो पहाड़ियों की बात है। हम कह रहे हैं कि गुरुकुल नाटन की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। जो बेचारा 100 बीघे का मालिक था, आज 5 बीघे में सीमित कर गया। ना तो वो किसान बचा, ना वो उद्योगपति बन पाया, और उसका परिवार की दुर्गति ऐसी हुई कि पैसा हाथ में आया, इसी तरह समाप्त हो गया। अब कोई 5,000 की नौकरी कर रहा, कोई 4,000 की नौकरी कर रहा। कहने का मतलब है ये सरकार अगर आपकी होती तो सख्ती से काम करती और उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलती। मगर विकास के नाम पे जनसंख्या विस्फोट होना, कर्मचारियों का उत्पीड़न करना, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, इनकी ये नीति है। लंबा राज करना हो तो अराजकता का सा माहौल बना के रखो, और जब जब समाज अराजक होता है तब तक बहुत बड़े के ऊपर उंगली उठाने में आदमी बहुत ज्यादा वो करने लगता है, जिस कारण ये स्थितियां बनी है। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हो, सवाल मेरा भी है कि आखिर आपकी ये दुर्गति किसने करी? अगर आप इसके मूल में जाओगे तो दोषी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बाहर का है। उत्तर प्रदेश से तो लड़कर 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद हम राज्य ले लिया, मगर अब अपने राज्य में हमको किसका बलिदान लेना है भाई? आपके बच्चों की नौकरी खा गए, आपके राज्य के संसाधन इन्होंने बेच दिए, आपकी नौकरियों का यह हाल है कि आपको सड़क पर बैठा दिया, और फिर भी हम अगर वहीं खड़े हैं तो समझ लीजिए कि वो ये जान चुके हैं कि सड़क पे बैठने वाला भी हमारा गुलाम है। अखबार फटे पड़े हैं, कोई उत्तराखंड के मुद्दों पे बोलने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव सामने है, अखबार छाप रहे हैं, आएगा तो मोदी, जीतेंगे तो पांचों। ये दुस्साहस अगर अखबार कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण हमारा नैतिक चरित्र गिर चुका है। हम भी चुनाव के समय पर ये देखने लगते हैं कौन जीतता है, कौन देता है। ना अगर हमें ऐसा देखते तो आज हमारी एक दूसरी पीढ़ी सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर ना होती। एक पीढ़ी हमारे उत्तराखंड आंदोलन में बर्बाद हुई, दूसरी पीढ़ी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हो गई, पहाड़ों में शादियां रुक गई हैं, हमारे वंश बनने बंद हो गए। ये स्थितियां इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी की है, मगर ये मुद्दे नहीं है। ये हमारी सोच से बाहर हो चुका है, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ शिकार हो गए। और तीसरी पीढ़ी ये बैठी है, चौथी पीढ़ी सड़क पे नहीं बैठेगी, चौथी पीढ़ी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आसाम, नागालैंड, मिजोरम जैसे हालात उत्तराखंड के अंदर अगर बनाए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं वांगचू को, जो लेह लद्दाख के अंदर अपने सांसद को आंख से आंख मिलाकर बात कहता है। उसने कोट कर कहा कि लेह लद्दाख की जमीन पर उद्योगपतियों, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उत्तराखंड के जैसे लोगों के बीच में आपने वहां की जमीनों पे कब्जा कर लिया, ये लद्दाख के लोग हैं, तुम्हें यहाँ घुस तो जाओगे, जिंदा वापिस नहीं जाओगे। ऐसा कहने का साहस
वांगचू ने किया है और आज वो पूरे लेह लद्दाख की आबो हवा को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा है। हमारे लिए दुख की बात है कि लद्दाख के आदमी ने उत्तराखंड को कोर्ट किया, वो उसने माना और उसने ये साबित कर दिया कि पहाड़ के लोग राष्ट्र के नाम पर चोरों को चुनाव जिता रहे हैं। उसके बाद अपने जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार सबसे दूर हो चुके, उसके बावजूद भी हम इन राष्ट्रीय पार्टियों के मोह में फंसे हैं। ऐसा ना हो। लोकसभा के अंदर अगर हम ये तय कर दें कि 15 दिन हम इन राष्ट्रीय पार्टियों का बहिष्कार करें, तब तो लगता है ये करेंगे, वरना तो वही है अब की बार 400 पार। ये दुस्साहस इसलिए हो रहा है कि उन्हें पता है अगर नीतीश मुख्यमंत्री रहेगा बिहार में तो ईवीएम सेटिंग हो नहीं पाएगी। इसलिए चरित्र कितना ही गिर जाए उसको गले लगाओ, उसके बाद जिला प्रशासन उनका, उसके बाद 400 पार। ये जो षड्यंत्र हो रहा है इसे रोकने की भी जरूरत है। उत्तराखंड को बचाने के लिए आप जैसे लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है, समाज में जागृति फैलाइए। सवाल ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलनी है, ये तो मिल जाएगी। आपने संघर्ष किया है, 240 दिन से ज्यादा आपने नियमित यहाँ पर नौकरी की है, आपको तो उपनल या सरकार दबाव में नौकरी दे देगी। सवाल ये नहीं है कि 9 से 5 नौकरी के लिए मस्त होकर सो गए। रात और दिन आपको जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से चलाएं, चाहे फोन के माध्यम से, और ये कहें कि यदि कोई भगवान भी आपके सामने आ जाए हमें स्वीकार नहीं है, हमें अपने गांव का लाका पसंद है, हमारे अपने बीच का व्यक्ति पसंद है, वो चाहे किसी काम का न हो। हमें काबिल व्यक्ति अगर बाहर का है उसे हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमने 24 साल बहुत काबिल देख लिए, बहुत प्रधानमंत्री देख लिए, मुख्यमंत्री देख लिए। उत्तराखंड की ना तो तस्वीर बदली ना तस्वीर बदली, इसमें रोक लगाने की जरूरत है। इसी आशा के साथ मैं आपके बीच में आपके इस धरने को समर्थन देने के लिए आया हूँ, मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ कि आप अकेले नहीं हो, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। और मेरी एक वॉइस पूरे उत्तराखंड में जाती है। लोग समझते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर बोलने वाला व्यक्ति है, बेवाकी से इन चीज़ों को लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ धाकड़ है धामी, हमारा धामी जी के साथ कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आप सरकार में बैठे हैं, आप के हाथ में है, आप उपनल को दिशा निर्देश करें कि आप उपनल के कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। बस एक आदेश जारी कर दें, ये फिर अपने उपनल के बाहर बैठे, उपनल वाला अपना सामने जगह घर में तनख्वाह दे। जब लेबर के जो कानून है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आप किसी की सेवा लेने के बाद उसे बेवजह नौकरी से बाहर नहीं कर सकते, तो फिर ये सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इसे ऐसा ना हो, इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आयुक्त पर जो हैं आपके, वो सरकार को अपनी ओर से भेजें और कहें कि मुझे एम्प्लॉइयों की जरूरत है, इनको कहीं ना कहीं सेवा में वापस लिया जाए। इसी आशा के साथ आज, क्योंकि गांव में कई कार्यक्रम में मुझे जाना भी है, मैं 2 दिन के बाद फिर, अगर पहले तो उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में आपकी मांग पूरी हो जाए, वरना 2 दिन के बाद मैं फिर पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आपके बीच में आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि सरकार आपकी जायज मांग को पूरा करे और आप लोगों के चेहरे में खुशहाली हो और उत्तराखंड की सरकार की भी वाही हो। जो सरकार अपने कर्मचारियों को न्याय देती है वो सरकार जनप्रिय होती है। यदि न्याय देने में देरी करेगी तो हाय हाय मुर्दाबाद भी खूब होगा, धामी जी का मुर्दाबाद ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं पूर्ण आशा करता हूं कि शायद दोबारा आने से पहले आपको आज शाम तक कोई अच्छी खबर मिले। इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।